गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने संप्रेषण कम्युनिकेशन क्या होता है ये देखा था। आज हम संप्रेषण का उपयोग जिसका शिक्षा में बहुत अधिक उपयोग होता है, इसके लिए कौन कौन से माध्यम आवश्यक हैं ये देखेंगे। या महत्वपूर्ण माध्यम कौन से हैं। संप्रेषण के माध्यम कई होते हैं, लेकिन शिक्षा में जो उपयोग आते हैं उनमें से सबसे प्रमुख है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है जिसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यह शिक्षा में, चिकित्सा में, बिजनेस में और अन्य कई रिसर्च वर्क में प्रयुक्त किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर द्वारा नए नए प्रयोग होते हैं और निरंतर हो रहे हैं, जिससे कि ये संचार का एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। वर्तमान में कंप्यूटर के कई क्षेत्र विकसित कर लिए गए हैं जिनके द्वारा शिक्षा को बहुत प्रभावी, सरल, रोचक बनाया जा सकता है। कंप्यूटर की सहायता से बालक कहीं भी बैठकर किसी भी दूर देश के या विदेश के शिक्षक द्वारा ज्ञान ग्रहण कर सकता है। इसके साथ ही मल्टीमीडिया और CD-ROM भी, जो कि कंप्यूटर से जुड़े हुए होते हैं, शिक्षण को रोचक और सरल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा शिक्षा में बहुत सहायता मिलती है, बहुत ये उपयोगी तकनीकी साधन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल भी शिक्षण में शिक्षक की बहुत सहायता करता है, संप्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम है। आधुनिकीकरण के परिणाम स्वरूप दूरसंचार सूचना क्रांति से आकाशवाणी, दूरदर्शन, टेलीफोन, सेलुलर, मोबाइल, फैक्स आदि मार्गों से गुजरती हुई ये नया एक इलेक्ट्रॉनिक मेल नई तकनीकी की खोज है जिसके द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती है। ये शिक्षण में सहायता करता है। इसके अलावा इंटरनेट जो है, जो कि सूचना क्रांति के युग में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंटरनेट का अर्थ होता है ए विंडो टू ग्लोबल इंटरनेशनल सुपर हाईवे। ये कई छोटे कंप्यूटर नेटवर्कों से मिलकर बना विश्वव्यापी कंप्यूटरों का एक विशालकाय जाल होता है, जिसके माध्यम से इसके सदस्य कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इंटरनेट का प्रारंभ एक रक्षा परियोजना के रूप में हुआ था। 1960 के मध्य में कंप्यूटर बहुत धीमे थे और उन्हें आपस में जोड़ना बहुत कठिन कार्य था, लेकिन 1970 में इसमें तकनीकी प्रगति हुई और इस इंटरनेट की खोज हुई, जिसके द्वारा कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ने लगे और इस तकनीकी का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान प्रदान करने में किया जाने लगा। और वर्तमान समय में इंटरनेट, जो कि वर्तमान समय में हर क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी साधन हो रहा है और शिक्षा प्रदान करने में तो ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि जहाँ पे इंटरनेट सुविधा सही प्रकार से है वहीं के छात्र ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही है प्रोजेक्टर भी शिक्षा प्रदान करने में संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोजेक्टर, जैसा कि हम जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर और LCD प्रोजेक्टर, जिसको हम वीडियो प्रोजेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये एक संप्रेषण का बहुत अच्छा माध्यम है। इसके द्वारा शिक्षक प्रभावशाली संप्रेषण कर सकता है। इसके साथ ही टेली टीचिंग जो कि होती है वो भी एक महत्वपूर्ण संप्रेषण का माध्यम है। टेली टीचिंग की खोज तकनीकी की नई खोज है। 1998 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और AT&T ने संयुक्त रूप से डिस्टेंस लर्निंग के लिए इसकी खोज की थी, इसकी घोषणा की थी। इन्होंने भारत के प्रथम टेली टीचिंग और दूरस्थ शिक्षा अभ्यासक्रम को स्थापित किया था और नई दिल्ली स्थित IIT के शैक्षिक प्रौद्योगिकी के केंद्र में डिस्टेंस लर्निंग को विभिन्न पद्धतियों से इसके द्वारा अध्ययन प्रारंभ किया था। इससे शिक्षण पद्धति में बहुत बदलाव आया, डिस्टेंस लर्निंग संभव हो पाई। और जैसा कि हम जानते हैं, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU
भी इसी पे आधारित है। इसके साथ ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम दूर बैठे लोगों के साथ भी बातचीत कर सकते हैं, कहीं भी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जो कि हम देश के विभिन्न क्षेत्रों के जिसमें भी प्रवक्तागण या विद्वान शामिल हो सकते हैं, देश के नहीं बल्कि विदेशों के भी विद्वान टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ सकते हैं और एक दूसरे से संप्रेषण कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। टेली मेडिसिन भी वर्तमान समय में बहुत उपयोगी हो रही है। टेली मेडिसिन के द्वारा टेली के दूर से ही हम चिकित्सा कर सकते हैं। जो पेशेंट है वो घर बैठे डॉक्टर से संपर्क कर सकता है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, टेलीमेडिसिन के माध्यम से वो अपनी बीमारी को डॉक्टर को बता सकता है और डॉक्टर वहीं से उसको इलाज भी बता सकता है। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं है, या वहाँ पे वो चिकित्सक उसका इलाज कर सकता है और उनको प्रॉपर अगर मेडिसिन टाइम पे मिल जाए तो वो उनकी जान भी बचा सकता है। इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें भी, तकनीकी की नई खोजें इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों और पत्र पत्रिकाओं के द्वारा कम्युनिकेशन में बहुत मदद मिली है। इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें जैसे हम डिजिटल लाइब्रेरी के द्वारा यह बुक्स डाउनलोड करके आज कोई भी विद्यार्थी बिना बुक खरीदे आराम से पढ़ सकता है कहीं भी, और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी आसान होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें भी बहुत उपयोगी माध्यम है। ये तकनीकी की नई खोज हैं जिनके द्वारा हम शिक्षण को प्रभावी और सरल और रुचिकर बना सकते हैं। तो ये शिक्षा में संप्रेषण के विभिन्न माध्यम हैं, क्योंकि बिना किसी माध्यम के शिक्षा में और या कहते हैं हम संप्रेषण संभव नहीं हो सकता, और जब तक अच्छा संप्रेषण नहीं होगा तो वो वहाँ पे बेस्ट टीचिंग नहीं हो सकती। इसके अलावा हम अगर संप्रेषण की बाधाएं देखें तो संप्रेषण प्रदान करने में कई बाधाएं भी आती हैं, बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। इन बाधाओं की वजह से कई बार संप्रेषण बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे पहली बाधा है भौतिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स। इसमें भौतिक बाधा में कि कई बार जो स्थान है वो इतना दूर है कि वहाँ पे हम संप्रेषण सही प्रकार से नहीं हो पाता, भौतिक असुविधाएं हों तो नहीं हो पा रहा, या फिर खराब स्वास्थ्य है या खराब मौसम है। अगर मौसम भी खराब है तो वहाँ पे उस क्षेत्र का नेट सही से इंटरनेट काम नहीं कर रहा वहाँ पे, तब भी शिक्षक वहाँ पे छात्रों को अपना ज्ञान प्रदान नहीं कर सकता। जैसे कि वर्तमान समय में कई बार हो जाता है कि अगर क्लास चल रही है और उस वक्त टीचर का या किसी स्टूडेंट का इंटरनेट प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा हो तो वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इसके अलावा भाषा की बाधा भी आती है, लैंग्वेज बैरियर, कि कई स्थान की जो भाषा होती है वहाँ अलग अलग होती है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि हमारा देश विविधता में एकता वाला देश है। तो अगर भाषा स्पष्ट नहीं हो, अनावश्यक शब्द हैं या शब्दों का गलत उच्चारण है, अस्पष्ट उच्चारण है, तो या ऐसे क्षेत्र से शिक्षक है जिसका लैंग्वेज टोन अलग है, तो वो स्टूडेंट्स को समझने में परेशानी आती है, उनको प्रॉब्लम्स आती है और वो सही प्रकार से कम्युनिकेट नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है भाषा का द्विअर्थी भी होते हैं, कुछ शब्द जो सुनने वाला है वो अपने अकॉर्डिंग उसका दूसरा अर्थ लगा लेता है, जिसके कारण भी कम्युनिकेशन में सही से समझ विकसित नहीं हो पाती। उसका अपना अर्थ लगाने के कारण वो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक बाधाएं। कई बार संप्रेषण में मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल बैरियर्स भी उपस्थित हो जाते हैं, जैसे
अरुचि है, अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा स्टूडेंट, उस टीचर में उसका इंटरेस्ट है, ध्यान नहीं दे पा रहा, अटेंशन नहीं है, या गलत प्रत्यक्षीकरण है, उसका अनुभव पहले का सही नहीं है, या उसको ज़रूरत से अधिक टेंशन है, उसकी जो जिज्ञासा है वो पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में उस बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है कि वो पढ़ने में रुचि नहीं लेता और वो सही प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अगर कुछ समय ऐसा होता है कि टीचर का भी इंटरेस्ट नहीं हो या उसका कुछ पूर्वाग्रह हो जाए, वो प्रेजुडिस लगा ले कि छात्र ध्यान ही नहीं देते, कोई मेरे पढ़ाने पे ध्यान नहीं देगा, तो ऐसे समय में वो सही से कार्य नहीं कर पाता और यहाँ पे कम्युनिकेशन में बाधा उपस्थित हो जाती है। कुछ सांस्कृतिक बाधाएं भी हैं, कल्चरल बैरियर्स भी हैं, जैसे हर स्थान की संस्कृति अलग होती है, उस संस्कृति के अकॉर्डिंग वहाँ की भाषा, रहन सहन सब अलग होता है। इस कारण से ये वहाँ का लोगों से सही प्रकार से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। कई बार शारीरिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स भी होते हैं कि व्यक्ति का स्वास्थ्य सही नहीं है, या उसके उच्चारण में कोई कमी है, या उसकी सुनने की क्षमता सही नहीं है, या अन्य उसके कोई दोष होने पर, शारीरिक बाधा होने पर भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा संवेग और भावनाएं भी हैं, ये भी एक बाधा का कार्य करते हैं। जब व्यक्ति किसी शब्द को या बात को सुनते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में अलग अलग प्रतिक्रिया आती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं व्यक्ति के संवेग और भावनाओं पर आधारित होती हैं, उनके फीलिंग्स और इमोशंस पर डिपेंड करती हैं। अनुकूल शब्द से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त होती है और जबकि प्रतिकूल शब्द से गलत प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। गलत प्रतिक्रिया के मध्य सही संदेश भी गलत अर्थ प्रदान करते हैं, इसलिए हमारे इमोशंस कैसे हैं, हमारी फीलिंग्स कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कम्युनिकेशन में बाधाएं हो जाती हैं। अगर हमारे पूर्व अनुभव सही नहीं है, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस है वो अच्छे नहीं हैं, तो अभी हमको कम्युनिकेट करने में बाधा आती है। इसके अलावा अगर कहीं पर शोर है, नॉइस ज़्यादा है, वहाँ पर भी कम्युनिकेशन में बाधा उपस्थित हो जाती है। अगर भारी शोर ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात सही से नहीं कह पाता, उसका भी ध्यान भंग होता है और दूसरे वाले को भी बात क्लियर कई बार समझ में नहीं आती। तो ये बाधाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा कम्युनिकेशन में रुकावट पैदा होती है। इन बाधाओं को दूर करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जब तक इन बाधाओं को दूर नहीं किया जाएगा प्रभावशाली संप्रेषण नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यक है संप्रेषण में सरल, सुगम, सुबोध और स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया जाए। साथ ही संप्रेषण में संदेश इस प्रकार लिखा होना चाहिए कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे सरलता से समझ सके। संदेश में द्विअर्थी बात नहीं होनी चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया में बाधित तत्वों पर पूरी दृष्टि रखनी चाहिए और जो बाधक तत्व हैं उनको पहले से ही हटा देना चाहिए। और इसमें फीडबैक की ठीक और उचित व्यवस्था होनी चाहिए कि संदेश जब रिसीवर तक पहुंच जाए मैसेज, तो जो रिसीवर है वो तुरंत फीडबैक दे दे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सही प्रकार से मैसेज नहीं मिला है, तो वो बता दे कि इसमें क्या कमी रह गई थी। साथ ही संदेश देने में यदि किसी विशेष बिंदु पर बल देना हो तो उस शब्द की पुनरावृत्ति या रिपीटिशन की जानी चाहिए। अगर इन बाधाओं को दूर कर दिया जाए तो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन संभव हो सकता है। धन्यवाद।